नमस्कार। चेतना रेडियो 90.4 एफएम के स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं अपने विद्यार्थी जीवन में मेधावी छात्रा रही वंदना शर्मा। वंदना शर्मा बड़ौदा गुजरात से संबंध रखती हैं। आपने गुजरात की प्रसिद्ध महाराजा शिवाजी यूनिवर्सिटी बड़ौदा से बीकॉम किया, पीजी डिप्लोमा इन अप्लाइड इकोनॉमिक्स किया, एमकॉम किया और उसके बाद जीवन में नियमित रूप से आए परिवर्तन के कारण महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से बीएड और फिर इसी विश्वविद्यालय से गोल्ड मेडल के साथ एलएलबी और एलएलएम किया। आप विभिन्न शिक्षण संस्थानों में अपनी सेवाएं देते हुए वर्तमान में ब्लू बेल्स चिल्ड्रन एकेडमी संगरिया के प्राचार्य पद पर कार्य कर रही हैं। वंदना मैडम, आपका चेतना रेडियो के स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। मैं चेतना रेडियो एफएम के अंदर आप सबका बहुत बहुत आभार करती हूँ कि आज मुझे सामने बैठकर कुछ बोलने का मौका मिला। मैं अपनी ये बात हर किसी को सुनाना चाहती हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया और मैंने जो पढ़ाई के अंदर जो अपनी स्ट्रगल की है और आज जिस पोस्ट पर मैं बैठी हूँ उसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। मैं बहुत एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। गुजरात जैसे बड़ौदा शहर में रहकर मेरे पापा एक कारपेंटर का काम करते हैं, लकड़ी का काम। जिनके 3 बच्चे हों और जिन परिवार को चलाना बहुत मुश्किल होता है, आज से 10-15 साल की बात कहते तो। अजमेर से अशोक शर्मा छोटा सा सूटकेस लेकर बड़ौदा गए, अपना काम शुरू किया और अपनी नन्ही सी एक बच्ची को 18 दिन के लिए जाकर अपना जीवन का संघर्ष शुरू किया। ना कोई घर था, ना कोई बर्तन थे, ना कुछ और था। और उस दिन की घड़ी और आज का वक्त इतना बड़ा मेरे पापा ने अपना एम्पायर खड़ा किया। उनका इंस्पिरेशन अपने जीवन में मैंने लागू किया। रही बात पढ़ाई की, 10th 12th बीकॉम डिप्लोमा करते करते मैंने कभी भी अपने पेरेंट्स का पैसा नहीं लगाया। स्कॉलरशिप बेस पर पढ़ाई की और पापा हमेशा कहते थे और आज भी कहते हैं कि मेरी बेटी का तो कोई खर्चा ही नहीं लगा, ना शादी में लगा ना पढ़ाई में लगा। 10th में जब रिजल्ट आया तब दादी ने कहा कि अगर आज साइंस दिला देंगे तो बच्ची की शादी में दहेज कहाँ से देंगे, पापा तो पढ़ावा को नहीं। ऐसे करते करते पापा ने पढ़ाया लिखाया। खुद अजमेर से एमकॉम डीएवी कॉलेज से पास आउट। पापा ने हमें हमेशा इंस्पिरेशन दी, एक ही बात कही, पढ़ लो तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी। डिप्लोमा होते ही शादी कर दी और ऐसे घर में आई जहाँ पर सुख दुख तो साथी हैं हमारे, लेकिन मेरे लाइफ पार्टनर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एमकॉम किया, एमकॉम ईएफएम में किया, लेकिन शादी के जस्ट 4 दिन बाद ही मैंने अपनी जॉब को स्टार्ट किया और आज मैं इस पोस्ट पर बैठी हूँ कि 13 साल का एक्सपीरियंस मुझे सपोर्ट कर रहा है। एलएलबी किया, एलएलएम किया, अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स देखे, लाइफ को टर्न किया। टर्न करते करते मैंने अपने अच्छे एक्सपीरियंस कम लिए और बुरे टाइम के साथ मैंने अपना बुरा वक्त भी बिताया, लेकिन बहुत हंसी खुशी स्माइलिंग फेस के साथ पॉजिटिविटी हमेशा अपने माइंड में रखी और लोगों को भी दिया। मदद के लिए किसी को मैंने मना नहीं किया, लेकिन जहाँ पढ़ाई की बात आई वहाँ पे मेरे घर वालों ने मेरे साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। चाहे वो मेरे हस्बैंड है, चाहे वो मेरे पापा है। मेरी ज़िंदगी में 2 ही रोल मॉडल मेल आए हैं, एक है मेरे पापा और एक है मेरे हस्बैंड, मेरा लाइफ पार्टनर। पापा आज इतने खुश होते हैं कि मेरी बच्ची आज इस पोस्ट पर बैठी है और इतने अच्छे स्कूल को चला रही है। मैं इस सोसाइटी में एक आप लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ, बेटियाँ बोझ नहीं हैं, बेटियाँ हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। बेटी की किस्मत का हम खाते हैं और बेटी की किस्मत का परिवार को भी खिलाते हैं। मेरे पापा तो हमेशा कहते हैं जब से बेटी शादी करके गई है सारा धनलक्ष्मी साथ ले गई। मैं खुद भी बहुत नसीब वाली हूँ कि मेरी एक बेटी हुई है और आज मैं जहाँ पर बैठी हूँ, जिस पोस्ट पर बैठी हूँ, एक लड़की होकर एक काम करना, लोगों को रोज़ चैलेंज करना, डिफ़िकल्टीज फेस करना, स्ट्रगल करना, ये जीवन का एक पार्ट बन चुका है। नन्हे नन्हे बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनके साथ हमने भी बहुत कुछ सीखा है। मैं आप सबको एक ही बात कहना चाहती हूँ, बार बार दोहरा रही हूँ, बेटी होती है तो उसका दिल से स्वागत करो और बेटी जब घर से विदा होती है तो वो ऐसी परछाई छोड़कर जाती है कि हाथ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, मेरे छोटे मित्रों, मेरे बच्चे, मुझसे बड़े बुजुर्ग, मैं आप सबको कहती हूँ, जहाँ बेटी के साथ कुछ भी गलत होता है उसकी पढ़ाई के लिए अपना हाथ थाम के रखो। बेटी ऐसी पढ़ाओ कि कोई आईएएस कोई आईपीएस ऑफिसर बने। जहाँ जहाँ हम जिस डिपार्टमेंट, जिस लाइन, जिस फील्ड में जाते हैं वहाँ बेटियाँ का नाम रोशन होता है। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है। पढ़ी लिखी होगी तो अपने इंडिपेंडेंट होकर अपनी फैमिली को चला सकती है। रही बात एजुकेशन की, कॉलेज, यूनिवर्सिटी
अच्छे कॉलेज, रेपुटेटेड कॉलेज से मैटर नहीं करता, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैंने LLB की NMPG लॉ कॉलेज हनुमानगढ़, जो बहुत अच्छा कॉलेज है। 1.5 घंटे में पेपर करके बाहर निकलती थी। लोगों ने मुझे कहा कि क्या बात है, पेपर क्या आपको पता चल जाता है? और मैंने एक ऐसी किताब नहीं छोड़ी जहाँ से मैंने पढ़ाई नहीं करी। हर मैंने रेफरेंस बुक्स को रेफ़र किया। जब मेरा रिज़ल्ट आया, न्यूज़पेपर में मेरी फ़ोटोज़ आई, तब मुझे पता चला कि अच्छा मैंने टॉप भी किया है। पढ़ाई कर कर कंसेप्ट क्लियर किए और मैंने उस पर रिसर्च किया कि ऐसा क्यों होता है। अभी मैं दीप्ति मैम के साथ साइकोलॉजी के अंदर रिसर्च कर रही हूँ छोटे बच्चों के साथ, कि छोटे बच्चे 0 से 8 साल के बच्चे, इनमें ऐसा क्या चेंज आना चाहिए जिससे हम इनको बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर सकें। और यही हमारा ब्लू बेल का एक सबसे बड़ा मैसेज है। नन्हे नन्हे बच्चों के साथ हम अपने आप को खुद नन्हे बच्चे बन चुके हैं। अच्छी पढ़ाई, अच्छी लिखाई, अच्छा ड्रेसिंग सेंस, बोलने का तरीका, अच्छा एक्टिविटीज़। मैं आपको इसलिए हिंदी में बोल रही हूँ क्योंकि मुझे आज बहुत लोग सुनेंगे और ये मेरा मैसेज है। इंग्लिश हम क्यों बोलें, ब्रिटिशर्स चले गए लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज छोड़ गए। हम हिंदी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारी मातृभाषा है। मुझे नहीं आती हिंदी बोलनी, लेकिन मैं यहाँ पे राजस्थान में आके मैंने भी सीखी है। मेरा देश, मेरा भारत। मैं आप सबका बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। अभी हम बहुत से विषयों पर बात करेंगे ताकि हमारे श्रोता आपके जीवन के हर आयाम को समझ सकें और आप हमारे श्रोताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकें। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि आप बेटियों के प्रति बहुत संवेदनशील हैं और आपने अपनी शिक्षा में उस मुकाम को हासिल किया है जो हर विद्यार्थी हासिल करना चाहता है। आपने BCom किया, PG डिप्लोमा इन अप्लाइड इकोनॉमिक्स किया, MCom किया और फिर ये कानून की शिक्षा की राह आपने चयनित। मैंने कानून इसलिए अपनाया क्योंकि बहुत जगह पर मेरे सामने काले काम होते थे जिसको मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। स्कूलों के अंदर बच्चों को पेपर दिखाकर, लीक करवाकर उल्टे काम करना, हमें एक्ट नहीं पता होते थे। RT एक्ट क्या होता है? एक गरीब का बच्चा आता था, उसे उसको अच्छे स्कूल के पेरेंट्स या टीचर्स उसको अपनाते नहीं थे। RT एक्ट आते ही अब आज के टाइम पे हम सीधा बोलते हैं RT एक्ट लगता है। कानून हमें इसलिए भी बताता है, हमें चीज़ों को शिक्षित करता है और हमें अपनी चीज़ों को जज करने का तरीका बताता है। कानून की लाइन में जाने का सपना मेरे ससुर जी का था क्योंकि पापा खुद भी LLB है और पापा चाहते थे कि मेरी बहू जज की पोस्ट पर बैठे। और आज भी मैं इस कुर्सी पर बैठने की बहुत कामयाब कोशिश कर रही हूँ और 2 बार एग्ज़ाम दे चुकी हूँ। मैंने लाइन चेंज करने का इसलिए तरीका दूसरा इसलिए भी अपनाया क्योंकि हमारे आसपास, मैं जिस बैकग्राउंड में रहती हूँ, जहाँ मैं रहती थी, वहाँ पे बहुत कुछ गलत होता था। औरत को आदमी पीट रहा है, शराब पीकर आ रहा है, जुए सट्टे खेलता है, और जो पूरा टाउन का, जो हमारा हनुमानगढ़ का जो एरिया था, वो देखते थे तो ऐसा लगता था कि इनको कैसा समझाया जाए। इस वजह से मैंने बहुत लोगों को, मैंने NGOs के साथ मैंने बात की और इनको इम्प्रूव किया, उनको शिक्षित किया कि ये चीज़ गलत है। छोटी उम्र में बेटियों की शादी कर देना, उनको ना पढ़ाना, उनके साथ गलत करना, इसीलिए मैंने कानून अपनाया। और आने वाले टाइम में मैं एक ऐसा NGO खोलूँगी जहाँ पर इस कानून का मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगी। आपने अपने व्यावसायिक जीवन में बहुत सी शैक्षणिक संस्थाओं को अपनी सेवाएं अर्पित करने के लिए चुना। आप अपने उन अनुभवों को, उन संस्थाओं को हमारे श्रोताओं के साथ साझा करेंगी। मैंने शुरुआत अपनी SRM इंटरनेशनल स्कूल हनुमानगढ़ टाउन टिब्बी रोड से शुरुआत की थी, बट प्रिंसिपल वॉज इम्प्रेस्ड और मैंने 11th-12th की। फर्स्ट ईयर में मैंने ऐसा क्रैक रिजल्ट दिया कि मैंने हनुमानगढ़ टॉपर्स दिए। फिर फैमिली प्लानिंग के लिए मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। VM में मैंने जब ज्वाइन किया था, उस टाइम पर हमारे VM स्कूल की ये हालात थे कि ना कोई स्कूल में बच्चे थे और ना स्कूल में कोई बिल्डिंग थी। खुद मैंने चीज़ों में पेंटिंग की, हमने बच्चे बुलाए। फर्स्ट बैच में मेरे पास सिर्फ 11 बच्चे थे। धीरे धीरे हमारे बच्चे बढ़े, धीरे धीरे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ा, CBSE की नई एक्टिविटीज़ करवाई, इतना अट्रैक्शन हमारे बच्चों में बढ़ा, इतनी पब्लिसिटी हुई कि मैंने 5 साल तक VM में अपना काम किया। अचानक मेरे पास नोज़गे पब्लिक स्कूल से ऑफ़र आता है फॉर द पोस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड एज अ पोस्ट ऑफ कोऑर्डिनेटर। मुझे स्कूल वालों ने भी कहा कि तुम जा रही हो, ये अच्छा नहीं है, लेकिन तुम्हारे अच्छे के लिए अगर तुम जा रही हो तो तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि अच्छे स्कूल से पढ़कर आई हो, अच्छे में काम करना ही आपके लिए बेटर होगा। 5 साल जब मैंने VM में अपना काम किया है, उस टाइम पर मेरा काम आज भी बोलता है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ मैं कहीं पर भी गलत नहीं होने देती, ना मैं जो मेरे सामने आता है तो मैं उसके खिलाफ भी होती हूँ। बहुत बार मैं प्रिंसिपल सर से लड़ी भी हूँ, टीचर्स के साथ भी मेरी खटपट हुई है, लेकिन वही प्रिंसिपल सर RK गुप्ता हमेशा मुझे सीट पर बैठ कर बोलते थे, कहीं वो शायद सर भी मेरी आवाज़ सुनेंगे, वंदना, यू डिज़र्व द सीट ऑफ प्रिंसिपल, योर हार्ड वर्क इज़ रियली एफिशिएंट, यू रियली डिज़र्व माई सीट इन फ्यूचर।
बिकॉज योर वर्क इज़ ऑलवेज बी अप्रिशिएटेड। दिस आर द वर्ड्स ऑफ आर के गुप्ता। और इसी बात की वजह से मेरा स्टाफ, मेरे कलीग मेंबर्स कहीं ना कहीं मेरे से थोड़ा बहुत मेरे साथ ऊंच नीच भी होती थी, लेकिन बस वही बात है कि उस टाइम मेरे में मैच्योरिटी नहीं थी, पॉलिटिक्स मुझे खेलनी नहीं आती थी, और मेरे बचपन बुद्धि की वजह से मेरे में कुछ मैंने खुद ने भी गलतियाँ करी हैं। बहुत ज़्यादा ब्लंटली बोल लेना शायद मेरे लिए बहुत भारी पड़ गया, लेकिन आज मुझे लगता है शायद इसी वजह से मेरा नाम है, इसको छेड़ना मतलब खांडे की धार है। उसके बाद मैंने 5 साल मैंने अपना नोज़गे में काम किया, 5-6 साल उसमें मैंने बहुत अच्छा अपना काम किया। 100% मुझे अपना अटेंडेंस अवार्ड मिला। मैं कभी भी स्कूल से छुट्टी नहीं लेती जब तक मेरी अति ना हो जाए। 2017 के अंदर जब मैं नोज़गे में जॉब करी थी, 6 मई को मेरा एक्सीडेंट हुआ जहाँ मैं कोमा में चली गई। हमारे स्कूल के पीएस सुदन वो मुझसे मिलने भी आए, मेरे सर पे हाथ भी रख कर गए और एक बात बोल के गए, हमेशा वंदना तुम्हारे लिए मेरे स्कूल के दरवाजे हमेशा खुले हैं। और मेरा ऐसा दोबारा मेरी रीजॉइनिंग करवाई, ऐसा स्वागत किया जैसे मैं अपने घर में दोबारा आ गई। 2020 में कोरोना की वजह से, सैलरियाँ ना मिलने की वजह से, अप डाउन की वजह से मैंने स्कूल छोड़ा और मैंने विरासत स्कूल ज्वाइन किया एसएसटी के लिए कुछ टाइम के लिए। लेकिन मैं अपने एग्ज़ाम्स कर रही हूँ। और एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, अपने प्रोफेशन में कभी गद्दारी मत करना। मैं कहीं पर भी गई हूँ, मेरे लिए सब एक ही बात बोलेंगे। मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ़ नहीं करूँगी, मेरा काम बोलता है। लेकिन एक बात हर कोई कहता है कि बहुत जल्दी लोगों से लड़ लेती है। लड़ने का कारण सिर्फ यही है कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, गलत ना तो मैं चीज़ को बर्दाश्त करूँ। शायद ये मैं अनलक्की भी हूँ कि मुझे कभी अप्रिशिएशन मुंह पे नहीं मिलता, मेरे पीठ पीछे हमेशा मिलता है। लेकिन मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि लोग मुझे आके बताते हैं कि नहीं, तुम्हारी तारीफ़ बहुत होती है। अचानक मैं संजय आर्य जी से मिली और ये हनुमानगढ़ गए। इन्होंने भी कहीं ना कहीं मेरे बारे में कुछ सुना, तब ये खुद मुझे फ़ोन करके बोले। तो मैंने सर को कहा कि सर शायद आप झूठी तारीफ़ कर रहे हैं, मेरे बारे में कोई अच्छा बोल ही नहीं सकता। तो इन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए टोन में मुझे बोला, नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। इसीलिए मैं आज इस पोस्ट पर बैठी हूँ, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्टी और सबसे बड़ी बात है हार्ड वर्क मेरा सबसे बड़ा, आप कह सकते हो, इंस्ट्रूमेंट है जीत का। बच्चों से प्यार, शिक्षण संस्थाओं से प्यार और अब न्यायाधीश बनने का सपना, इनमें आप कैसे सामंजस्य बैठाती हैं? न्यायाधीश की पोस्ट पर बैठना ज़रूरी नहीं है। आज मैं जिस कुर्सी पर बैठी हूँ, एक तरह से मैं जज ही हूँ, क्योंकि मैं रोज़ पेरेंट्स को डील करती हूँ, उनकी सच्चाई बताती हूँ, कई बार उनको ऐसा आईना दिखाती हूँ जहाँ पर मैं उनके साथ उनकी बात वाली इक्वालिटी मेंटेन करती हूँ। काले कोट पहनकर निप तोड़कर फांसी की सज़ा तो हम किसी को नहीं दे सकते। नन्हे बच्चों से प्यार, छोटे छोटे बच्चों के साथ इनकी किलकारियों की आवाज़ सुनकर, इनके साथ बातचीत कर मुझे ये लगता है कि शायद यही मेरा सबसे अच्छा प्रोफेशन है। कुर्सी पे तो सर आपने मुझे बिठाई दिया है, क्योंकि मैं रोज़ बच्चों का न्याय कर रही हूँ। निश्चित तौर पर आपकी भावनाओं को हमारे श्रोता अंतर्सात कर रहे होंगे, लेकिन जीवन तो बढ़ने का नाम है। यदि सही मायने में कहूँ तो मैं भी आपकी इस बात से सहमत हूँ कि न्याय तो किसी कार्य को करते हुए भी अपने जीवन में यदि हम करते हैं तो वह व्यक्ति अपने जीवन में न्यायाधीश ही होता है। लेकिन पुनः उसी बात को दोहराऊंगा, जीवन बढ़ने का नाम है। और मैं मेरे श्रोताओं की तरफ से, चेतना रेडियो की तरफ से आपको यह शुभकामना दूंगा कि वर्तमान में जो आपने बच्चों और उनके अभिभावकों के साथ न्याय का रास्ता चुना हुआ है, उसका विस्तार हो, आपकी योग्यता में और निखार आए। और इसलिए दुआ करूंगा कि एक न्यायाधीश की पद हमारे न्यायिक क्षेत्र में वह होता है जब व्यक्ति की जीवन की सारी आस समाप्त हो जाती है, तब वह वहां आता है। उसे न्याय की बहुत जरूरत है। आपका बालिका संरक्षण के प्रति भाव, आपका न्याय के प्रति स्नेह और आपका प्रेरक व्यक्तित्व इस बात का परिचायक है कि जीवन बढ़ने का नाम है। बहुत से विषय हैं जिन पर हम चर्चाएं कर सकते हैं, आपके कानूनी ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं, एक लंबे जीवन में शिक्षक के रूप में कार्य करने के अनुभवों का लाभ उठा सकते हैं। आशा करता हूं कि आप हमारे श्रोताओं के साथ उन अनुभवों को साझा करती रहेंगी, चेतना रेडियो के स्टूडियो में बार बार आती रहेंगी। आपका चेतना रेडियो के स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू।